अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्केलर्स और वेक्टर्स को इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। हमने वहाँ पर ये देखा कि स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं और उन दोनों के हमने वहाँ पर एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। पहला हमारे पास टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि एक जो वेक्टर है उसको हम किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि एरो की हेल्प से हम कैसे उसको डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर ये क्या होते हैं। और उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है हमारे पास वो ये है डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हों किसी वेक्टर के तो हम फिर वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर को हमने कैसे चेंज करना है उसके कंपोनेंट्स में, यानी कि एक वेक्टर जब दिया होता है तो फिर उससे हमने कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करने हैं। और अगला फिर हमारा जो टॉपिक है तीसरा टॉपिक इस लेक्चर का, उसके अंदर हमने देखना है डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स गिवन होंगे, फिर उन कंपोनेंट्स की हेल्प से हमने वेक्टर फाइंड करके दिखाना होगा। ठीक है, इस तरह से हमने उलट काम करना है दोनों के अंदर। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। इसको देखते हैं। ए गुड वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी जो है उसको रिप्रेजेंट करने का जो बेहतर तरीका है वो क्या है, इज़ टू यूज़ अ वेक्टर डायग्राम, एक वेक्टर डायग्राम इस्तेमाल करना। वेक्टर डायग्राम इस्तेमाल करके आप एक वेक्टर को अच्छे तरीके से डिनोट कर सकते हैं। और ये वेक्टर डायग्राम होती क्या है, इन विच वेक्टर्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाई एरोज, आप एरो की हेल्प से वेक्टर को डिनोट करते हैं। द लेंथ ऑफ द एरो इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड, अब जो एरो की लेंथ होती है उसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, एंड द हेड ऑफ द एरो शोज़ द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और जो एरो का हेड होता है वो वेक्टर की डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस है एक आपके पास ये वाला, और ये आपके पास वाई एक्सिस है। यहाँ पे आप इस तरह से वेक्टर डिनोट करते हैं एरो की हेल्प से। ठीक है, ये जो एरो आपके सामने बना हुआ है इसको आप ए कह दें, ये एक वेक्टर है। ठीक है, और जो वेक्टर आप लिखेंगे ए, इसके ऊपर आपने एरो का साइन भी लगाना है ताकि पता चले कि ये वेक्टर है। इस वेक्टर की देखें जो लंबाई होगी, इस एरो की लंबाई बता रही है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि इसकी मिकदार कितनी है। और जो एरो है ये बता रहे डायरेक्शन कितनी है, या कौन सी डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में है। तो ये एरो इस तरफ है तो इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर है आपका ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर ये वेक्टर इधर होता तो लंबाई इसकी बताती कि मैग्नीट्यूड कितना है, मिकदार कितनी है वेक्टर की। और जो एरो है ये चीज़ बताता कि आपका जो वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एरो जो है उसकी एक लंबाई होती है, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है, और जो एरो का हेड होता है वो वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, यहाँ पे देखें। उसके बाद हमारे पास है वेक्टर्स आर टिपिकली डिनोटेड बाय बोल्ड फेस लेटर्स। अब जो बोल्ड फेस लेटर्स होते हैं, यानी कि जो मोटे करके लेटर्स लिखे होते हैं, उनसे आप वेक्टर्स को डिनोट कर सकते हैं। और एन एरो हेड अबव सिंबल, या फिर सिंबल जो होता है आपके पास वेक्टर का, उसके ऊपर आपने इस तरह से एरो हेड लगाना है, यानी कि छोटा सा तीर आपने उसके ऊपर लगा देना है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जब आपने वेक्टर लिखना है या तो आपने उसका जो नेम है वो मोटा करके लिखना है, या फिर आपने जैसे लिखते हैं वैसे लिखना है और ऊपर आपने उसके एरो लगा देना है। पेपर के अंदर आपने जब वेक्टर्स लिखने हैं तो आपने उनके ऊपर एरो लाजमी लगाना है, क्योंकि मोटा उनको करके लिखने वाला जो मैकेनिज्म है वो कंप्यूटर में तो होता है, कंप्यूटर में आप उनको बोल्ड करके लिखते हैं। जो बोल्ड फेस वाला सिस्टम होता है लिखने वाला वो कंप्यूटर में होता है। जब आप हाथ से लिखते हैं तो पेन से ही आप लिखते जाते हैं, पेंसिल से लिखते जाते हैं जैसे आप बाकी लफ्ज़ लिख रहे हैं। तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलहदा करने के लिए बाकी अल्फाज से कि ये वेक्टर है, उसके ऊपर आपने एरो लगाना है ताकि पता चले कि ये वेक्टर आप लिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है, इसका मतलब ये है कि आपने वेक्टर को एरो की हेल्प से डिनोट करना है। जो एरो की लंबाई है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगी, और एरो का जो हेड है वो वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा कि इस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर मौजूद है। उसके बाद हमने ये देखा कि हमने वेक्टर को लिखना कैसे है, डिनोट कैसे करना है, या तो आपने बोल्ड करना है या फिर आपने उसका सिंबल लिख के उसके ऊपर एरो लगाना है तो पता चलेगा कि ये आपके पास वेक्टर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। यहाँ पे हमने अब ये देखना है कि हमारे पास जो वेक्टर है इसको हमने इसके रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर हमने इसको कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन ए गिवन डायरेक्शन। अब जो वेक्टर होता है उसकी एक गिवन डायरेक्शन के अंदर इफेक्टिव वैल्यू जो उसको हम कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डायग्राम जो बनी हुई है अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये वेक्टर है, इस वेक्टर की कुछ इफेक्टिव वैल्यू होगी इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, यानी कुछ असर इसका इधर होगा और कुछ असर इसका होगा इधर। इधर जो इसका इफेक्ट है, इसका असर जो इधर है या फिर इसकी इफेक्टिव वैल्यू इधर है, वो इसका कहलाएगी एक्स कंपोनेंट। और जो इसकी इफेक्टिव वैल्यू इस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, उसको आप कहेंगे इसका वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कंपोनेंट का, जो कि ऊपर उन्होंने उस लाइन के अंदर बताया कि जो कंपोनेंट होता है किसी भी वेक्टर का, वो गिवन डायरेक्शन के अंदर इसकी इफेक्टिव वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं। ठीक है, ए वेक्टर में बी
कंसिडर्ड एज द रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट वेक्टर्स अलोंग द स्पेसिफाइड डायरेक्शंस। अब जो वेक्टर होते हैं इसको आप इसके जो कंपोनेंट वेक्टर्स होते हैं उनका रिजल्टेंट भी कह सकते हैं। कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट इसको हम कैसे कह सकते हैं, अगर आप यही डायग्राम देखें और ये जो आपके पास डायग्राम है, ये अगर आपके पास पहला वेक्टर हो, ये दूसरा वेक्टर हो, अगर आप इनके ऊपर हेड टू टेल रूल अप्लाई करें तो आपको पता है कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे की टेल आप मिलाते हैं। तो इस वेक्टर को यहाँ से उठा के आपने यहाँ पे लिखना है ताकि जो आपके पास दूसरा वेक्टर है उसकी टेल पहले के हेड के साथ मिल जाए और उसके बाद पहले की टेल को आपने आखिरी के हेड के साथ मिलाना है। तो ये रिजल्टेंट होगा और रिजल्टेंट आपके पास वही वेक्टर है जिसके वो दोनों कंपोनेंट्स थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि एक वेक्टर के हमारे पास जो दो कंपोनेंट्स होते हैं उनका रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर जिसके वो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से इट इज़ यूजुअली कन्वीनियंट टू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स अलॉन्ग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। देखें ये आम तौर पे बड़ा आसान है कि आप एक वेक्टर को इसके जो कंपोनेंट्स हैं अलॉन्ग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस उनके अंदर आप इसको रिजॉल्व कर दें। देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन का क्या मतलब है, उसका मतलब ये कि ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। क्यों आपस में परपेंडिकुलर है, उसकी वजह ये कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। एक आपके पास ये ब्लू कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है ग्रीन वाला। इन दोनों के दरमियान अगर आप देखें तो एंगल आपको 90 डिग्री का नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन दोनों कंपोनेंट्स के अंदर क्योंकि इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री एंगल है तो इसलिए आपस में परपेंडिकुलर है। क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है इसलिए वहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखिए इस तरह के कंपोनेंट्स जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं इनको आप कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यहाँ पे आ गया सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो उनकी डेफिनेशन आ गई है यहाँ से। ठीक है, इट इज़ यूजुअली कन्वीनियंट टू रिजॉल्व वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन है जो यहाँ पे लिखी हुई है। इसकी डेफिनेशन को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं तो फिर ऐसे आप कर सकते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर दैट आर अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर दैट आर अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने लिख लेनी और ये डेफिनेशन आप पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है। यहाँ पे देखें अब हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे उसके कंपोनेंट्स के अंदर। ये देखेंगे कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के वो आते कैसे हैं। ठीक है, ये हमने अब यहाँ से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। Let there be a vector A represented by a line OP making an angle theta with the x axis। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक वेक्टर A है जो कि लाइन OP से डिनोट किया जाता है और वो x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो थीटा डिग्री बनाता है। ठीक है, ड्रा प्रोजेक्शन OM ऑफ ए वेक्टर A on x axis and projection ON of vector A on y axis as shown in figure 2.1। देखें अब यहाँ पे दो प्रोजेक्शंस की बात की है हमने। यहाँ पे दो प्रोजेक्शंस बनानी है। एक हमने प्रोजेक्शन OM बनानी है ऑफ वेक्टर A ऑन x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर जो A की प्रोजेक्शन होगी वो होगी OM। अब ये आपके पास वेक्टर A है, इसकी प्रोजेक्शन आपने बनानी है x एक्सिस के ऊपर। वो कैसे बनेगी, मिसाल के तौर पे ऊपर आप एक लाइट इसके ऊपर लगाते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर एक लाइट है तो लाइट इसका साया कैसे बनाएगी, ऊपर से नीचे रोशनी आएगी और इसका जो साया है वो यहाँ पे बनेगा। तो इसका नीचे जो साया बनता है, ये तो आपको मैंने लाइट की एग्जांपल समझाने के लिए दी है, तो इसका जो नीचे साया बनता है यहाँ पे वो इसकी प्रोजेक्शन है ये। ठीक है, ए के नीचे जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस के ऊपर वो ये है और वो क्या है OM। ठीक है, लाइन OM जो है हमारे पास वो प्रोजेक्शन है ए की एक्स एक्सिस के ऊपर। उसी तरह से जो हमारे पास वेक्टर A है इसकी वाई एक्सिस के ऊपर क्या प्रोजेक्शन होगी वो ये होगी। ठीक है, ये इसकी जो प्रोजेक्शन है वो वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन यानी कि इसका साया जो वाई एक्सिस के ऊपर है वो ये है। ठीक है, ये वाला, और ये क्या बनता है, ये बनता है ON। ठीक है, ON इसकी प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस के ऊपर और OM इसकी जो प्रोजेक्शन थी वो थी एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हमारे पास दो प्रोजेक्शंस आ गई। उसके बाद देखें प्रोजेक्शन OM बीइंग अलोंग x डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय AX। ठीक है, और उसके बाद जो प्रोजेक्शन आपके पास OM है जो कि x एक्सिस के अलोंग है, ये वाली OM प्रोजेक्शन, इसको आप AX कहते हैं क्योंकि ये x एक्सिस के अलोंग है, इसीलिए इसको आप कहते हैं AX प्रोजेक्शन। एंड प्रोजेक्शन ON अलोंग y डायरेक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय AY। अब ये जो इसकी दूसरी प्रोजेक्शन हमने देखी थी ये वाली ON, ये क्योंकि y एक्सिस के ऊपर थी इसलिए आप इसको AY प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों इसके अब कंपोनेंट्स हैं। एंड प्रोजेक्शन ON अलॉन्ग y डायरेक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय AY बाय अप्लाइंग हेड टू टेल रूल। अब अगर देखें आप हेड टू टेल रूल जहाँ पे अगर आप अप्लाई करें तो हेड टू टेल रूल अगर आप देखें अप्लाई करें तो यहाँ पे कह रहे हैं A इज़ इक्वल टू AX प्लस AY।
कि जो आपके पास वेक्टर ए है ये इन दोनों वेक्टर्स के सम के बराबर है हेड टू टेल रूल के मुताबिक। अब ये कैसे इनके बराबर है ये हम पहले देख चुके हैं। दो आपके पास देखें वेक्टर्स हैं, इस दूसरे वेक्टर को यहाँ से उठा के आप इस पहले वेक्टर के ऊपर यहाँ पे रखें। यहाँ पे देखिए इसलिए हमने रखा है कि हेड के साथ अगले की टेल मिलाना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पहले की टेल के साथ आखिरी के हेड को मिलाएं तो ये आपके पास रिजल्टेंट बनता है, यानी कि ए एक्स और ये ए वाई आपने यहाँ पे लिख दिया था, यहाँ पे आपने लिखा था ए वाई। तो इन दोनों को जब आपने जमा किया तो इनका जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर है। तो इसलिए यहाँ पे आपने लिखा कि आपके पास जो ए है वो बराबर है ए एक्स प्लस ए वाई के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास एक जो वेक्टर होता है उसको बड़ा इजी है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर रिजॉल्व करना, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर जब उसको हम रिजॉल्व करते हैं तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि उन दोनों का जो सम होता है या फिर उन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो वही वेक्टर आता है जिसके वो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 10 ए एक्स एंड ए वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। अब ये दोनों वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं। क्यों कंपोनेंट्स हैं? सिंस दीज आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल के ऊपर हैं। अब देखिए ये दोनों इसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो ए के बराबर है, ठीक है। उसके बाद है आगे सिंस दीज आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ राइट एंगल के ऊपर हैं, एक दूसरे के साथ ये 90 के एंगल बना रहे हैं। दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए, इसीलिए हम इनको ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं इन दोनों को। कंसिडरिंग द राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ एम पी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स और एक्स कंपोनेंट ऑफ ए इज़। अब देखें जो ये दोनों इनके कंपोनेंट्स एक्स के, इन दोनों के हम मैग्नीट्यूड्स अब लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम पहले हम चलते हैं इसी अपनी डायग्राम के ऊपर जो यहाँ पे बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो ए एक्स है ये इस डायग्राम जो है इसका है, इसकी बेस है, ठीक है। ये इसकी बेस है ए एक्स। अब देखिए ए एक्स आपके पास जो है ये बेस है और ए एक्स जो है यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये बोल्ड के अंदर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है कंपोनेंट ए एक्स का। उसके बाद ये आपके पास है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी कि वतर, जिसको आप वतर कहते हैं। बेस जो है इसको आप कहते हैं कायदा, ये कायदा है बेस और ये वतर है हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद ये परपेंडिकुलर है जिसको आप अमूद कहते हैं, ठीक है। और देखें परपेंडिकुलर आपके पास कितना है वो ये है ए वाई, क्योंकि इधर मौजूद है तो इतनी ही लंबाई यहाँ पे होगी ए वाई, ठीक है, ए वाई है। तो आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके अंदर आपने तीनों चीज़ें लिख ली, आपने इसकी बेस भी लिख ली, आपने इसका हाइपोटेन्यूज भी लिख लिया और आपने इसका जो परपेंडिकुलर है ए वाई, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये भी आपने यहाँ पे लिख लिया। तो अब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो आप अप्लाई करके ये फाइंड कर सकते हैं कि ये जो दोनों आपके पास इसके कंपोनेंट्स इनका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। तो आपके पास एंगल भी मौजूद है थीटा। तो अब सबसे पहले आप फाइंड करें कॉस थीटा। हम जानते हैं कि जो हमारे पास कॉस थीटा यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे जो कॉस थीटा होता है हमारे पास वो बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बी ओवर एच। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस देखिए हमारे पास क्या है, बेस इसकी ए एक्स है तो ये बराबर होगा ए एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे वो ए का मैग्नीट्यूड है। देखिए वेक्टर ए आपने यहाँ पे नहीं लिखना, आपने नीचे वेक्टर ए का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, इसके ऊपर एरो नहीं लगाना। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स होती हैं उनकी आप लंबाई देखते हैं जब आप इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं, आप वेक्टर नहीं देखते। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेस की लंबाई, यहाँ पे हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर की लंबाई और यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइपोटेन्यूज की लंबाई। तो आप इन तीनों की लंबाइयाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा, ये कॉस सिर्फ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा भी है। तो यहाँ पे देखिए हमने देख लिया कि हमारे पास जो कॉस थीटा है वो बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास देखें क्या है, ए एक्स है, यानी कि जो हमारे पास ए एक्स है उसका मैग्नीट्यूड ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से अगर आपने ए एक्स फाइंड करना है तो ए को आप उधर ले जाएँ, ये कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो ए एक्स है ये बराबर आ जाएगा ए इंटू कॉस ऑफ थीटा के, ठीक है। ए बराबर आ गया, ए एक्स बराबर आ गया ए इंटू कॉस ऑफ थीटा के, ये आपके पास आ गया आपका पहला कंपोनेंट। अब दूसरा अगर आपने कंपोनेंट फाइंड करना है तो उसके लिए अगेन वही प्रोसीजर हम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास ए वाई है और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज जो है इसकी वैल्यू आपके पास है ए, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। पहले आपने कॉस थीटा इस्तेमाल किया था, अब आप साइन थीटा इस्तेमाल कर लें। हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास है ए वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा ए वाई ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए है तो नीचे आ जाएगा ए, ठीक है। तो ए को अगर आप इधर ले जाएं तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन के साथ, तो यहाँ पे सिर्फ ए वाई रह जाएगा। तो आपका जो ए वाई है वो बराबर आ जाएगा ए इंटू साइन ऑफ थीटा के। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे पास जो ए एक्स है ये बराबर है ए कॉस थीटा, ठीक है, जो हमने पहले देखा, और जो हमारे पास ए वाई है ये बराबर है ए साइन थीटा। तो दोनों हमारे पास अब
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए हैं हमारे वेक्टर ए के। तो हमने अब यहाँ पे फार्मूला जो है वो दोनों फार्मूला डिराइव कर लिए हैं कि हमने किस तरह से दोनों जो हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं नीचे, यहाँ पे देखें जो चीज़ उन्होंने लिखी है वो चीज़ हमने वहाँ पे करके अब दिखा दी है। कंसिडरिंग द राइट एंगल्ड ट्रायंगल OMP, द मैग्नीट्यूड ऑफ AX और x कंपोनेंट ऑफ A इज़, जो हमारे पास x कंपोनेंट है या फिर AX कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है AX इज इक्वल टू A cos ऑफ थीटा। ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ AY और y कंपोनेंट ऑफ A इज़ AY इज इक्वल टू A sin ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने इसको बोल्ड किया है क्योंकि ये कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इसको बोल्ड नहीं किया क्योंकि उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास AX का मैग्नीट्यूड होता है A cos ऑफ थीटा और AY का हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है A sin ऑफ थीटा। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं हमारे वेक्टर के वो फाइंड कर लिए। यही हमारे पास टॉपिक था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कि एक जो आपके पास वेक्टर है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने थे हमने, वो हमने फाइंड कर लिए। हमने देख लिया कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हमें यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें गिवन हो तो हम दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ गिवन हो, एक हमें गिवन हो A यानी कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसके हमने कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, दूसरा थीटा, थीटा का मतलब है वो एंगल जो कि वो वेक्टर x एक्सिस के साथ बना रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल होता है थीटा। अगर दो चीज़ें गिवन हो, इस वेक्टर की लंबाई यानी कि A और ये वाला एंगल, अगर ये दो चीज़ें सिर्फ हमें गिवन हो तो हम दोनों कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब x कंपोनेंट हम फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे AX इज इक्वल टू A cos ऑफ थीटा, x कंपोनेंट आ जाएगा। जब y कंपोनेंट हमने फाइंड करना होगा उसी वेक्टर का तो हम कहेंगे AY इज इक्वल टू A sin ऑफ थीटा। तो दोनों जो कंपोनेंट्स हैं उनके हमारे पास जो उनके मैग्नीट्यूड्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैग्नीट्यूड्स तो हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन हमारे पास दो चीज़ें होती हैं ना, हमने पढ़ा था वेक्टर के अंदर, तो वेक्टर के अंदर होती है हमारे पास दो चीज़ें, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन भी होती है। माइंड में देखिए सवाल आ सकता है कि यहाँ पे तो हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट किए हैं, हमने यहाँ पे AX का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है, यहाँ पे हमने AY का मैग्नीट्यूड किया है, डायरेक्शन इनकी किधर गई है? तो डायरेक्शन यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। ठीक है, AX लिखा हुआ है ना, तो मैग्नीट्यूड है AX का, तो AX है तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन x एक्सिस के लॉन्ग है, साथ डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे AY का मैग्नीट्यूड है तो नीचे जो इसके y लिखा हुआ है इसका यही मतलब है कि ये वाला आपका जो कंपोनेंट है ये y एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसकी भी साथ डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन यहाँ पे इम्प्लाइड है, यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब वाज़ेह है कि x के लॉन्ग है, यहाँ पे y के लॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अपना तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा टॉपिक हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने अब ये देखना है कि अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो तो उसकी हेल्प से हम वेक्टर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड है, एक उसकी डायरेक्शन है। दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे तो वेक्टर फाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एज शोन इन फिगर 2.1, वही फिगर जो हम पहले देख रहे हैं, आर गिवन, अगर इसके दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। तो हम पाइथागोरियन थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन दी राइट एंगल ट्रायंगल OMP, जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल जो ऊपर डायग्राम में बनी हुई है उसके अंदर OP का स्क्वायर बराबर है OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। अब देखिए ऐसे कैसे आ गया, इसको हम डायग्राम से दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास जो OP है वो हाइपोटेन्यूस है, वतर है, कायदा यानी कि बेस आपके पास है OM, और जो परपेंडिकुलर यानी कि अमूद है आपके पास वो है PM। ठीक है, या फिर MP। पाइथागोरियन थ्योरम ये होता है कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूस है उसका जो स्क्वायर है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, बेस के स्क्वायर के। अब देखिए हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूस आपके पास है OP। ठीक है, ये OP है, OP का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर देखिए आपके पास क्या है, वो है MP, तो MP का स्क्वायर, और उसके बाद बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास है OM। ठीक है, OM बेस है तो OM का स्क्वायर। अब इन तीनों की वैल्यूज पुट करें। ये जो OP है, OP असल में क्या है, OP आपके पास हाइपोटेन्यूस क्या है, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो वेक्टर ए को आप OP नहीं कह रहे, वेक्टर ए की जो लंबाई है उसको आप OP कह रहे हैं। तो OP जो है ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर। और उसके बाद जो MP है ये क्या है, ये जो MP ये वाला है, ये वाला MP, ये असल में जो AY है ये वो है, ये AY का मैग्नीट्यूड है, यानी कि AY का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो OM है ये वाला, ये क्या है, ये असल में AX का मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे हो जाएगा AX का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करना है, यानी कि A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू AY का स्क्वायर प्लस AX का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके पास जो वतर है वो बन गया है A का मैग्नीट्यूड, कायदा बन गया है AX का मैग्नीट्यूड, और अमूद बन गया AY का मैग्नीट्यूड। इंग्लिश में कहें तो हाइपोटेन्यूस A है,
बेस ए एक्स है और जो परपेंडिकुलर है वो ए वाई है। तो इन तीनों को इस्तेमाल करके आप अपना पाइथागोरियन थ्योरम लिख सकते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम उन्होंने ऐसे ही लिखा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब याद रखना है ये वेक्टर्स नहीं है, ये इनके मैग्नीट्यूड्स हैं, क्योंकि ये लंबाइयाँ हैं। जो वेक्टर पूरा होता है वो एक लंबाई नहीं होती, वो एक क्वांटिटी होती है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो लंबाई होती है। ठीक है, तो ये इनकी लंबाइयाँ हैं, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर ए एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है इस टॉपिक के अंदर, आपने फाइंड करना है वेक्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर टॉपिक है। वेक्टर फाइंड करना है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी होगी। तो मैग्नीट्यूड आपने यहाँ से फाइंड करना है ए का, एक अगर आपने देखें यहाँ से मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो दोनों साइड के ऊपर अप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट इधर भी अप्लाई कर दें और इधर भी अप्लाई कर दें। ठीक है, तो आपके पास जो स्क्वायर रूट होगा ए का, उसके साथ ए का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ए रह जाएगा और इन दोनों के ऊपर जो स्क्वायर रूट है ये वैसे ही रह जाएगा। अब देखिए स्क्वायर रूट बाकी रहना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब आप ए एक्स और ए वाई जो है इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर्स लेंगे, फिर स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास ए का जो मैग्नीट्यूड है इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फ़र्ज़ ये किया हुआ है स्टार्ट में कि ए एक्स और ए वाई आपको पता है, क्योंकि आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दोनों पता है, तो उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं ये वाले ये भी आपको पहले से पता है। दोनों आप यहाँ पे उनके मैग्नीट्यूड्स यहाँ पे पुट करेंगे, स्क्वायर्स लेंगे, ऊपर आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास जो आपका वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ए एक्स और ए वाई के मैग्नीट्यूड्स की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई किया तो आपको ए का मैग्नीट्यूड तो मिल गया। अब आपको ए की डायरेक्शन भी चाहिए। ए की डायरेक्शन के लिए अगेन आप इस्तेमाल करेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए देखें क्या करना पड़ेगा। अगेन आप यहाँ पे आ जाएं, ये आपके पास बेस है, ठीक है, ये आपके पास है परपेंडिकुलर, ये आपके पास है थीटा। अगर आपने टेंजेंट थीटा फाइंड करना है तो आप जानते हैं कि जो टेंजेंट थीटा है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे ए वाई है। ठीक है, ए वाई ओवर बेस यहाँ पे क्या है, वो ए एक्स है। ठीक है, ए वाई ओवर ए एक्स। तो टेंजेंट थीटा देखें बराबर है ए वाई ओवर ए एक्स की, हमने यहाँ पे देख लिया। अब यही चीज़ वो उधर लिखेंगे कि आपके पास जो टेंजेंट थीटा है वो बराबर है ए वाई ओवर ए एक्स के। ठीक है, यहाँ पे देखें यही चीज़ लिखी, ऊपर देखें हमारे पास मैग्नीट्यूड आ चुका है ए का। अब डायरेक्शन फाइंड करनी है, डायरेक्शन के लिए एंगल फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। एंगल जब फाइंड हो जाए, आपको जब पता चल जाए कि जो वेक्टर है उसने इतना एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाना है, तो उतने एंगल के ऊपर जब आप उसको बनाएंगे तो उसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। ये डायरेक्शन थीटा इज़ गिवन बाई टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम पी ओवर ओ एम। एम पी आपके पास परपेंडिकुलर है, ओ एम बेस है, परपेंडिकुलर ए वाई है और बेस आपके पास है ए एक्स। तो ए वाई ओवर ए एक्स जो है ये बराबर है टेंजेंट थीटा के। आपने फाइंड करना है थीटा, डायरेक्शन फाइंड करनी है। थीटा फाइंड अगर आपने करना है तो जो टेंजेंट है ये आपको उधर लेके जाना पड़ेगा। जब टेंजेंट आप उधर लेके जाएंगे तो वहाँ पे जाके टेंजेंट का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, जब उधर जाके टेंजेंट का इन्वर्स होगा तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास थीटा रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रह जाना है सिर्फ थीटा, और जो टेंजेंट है ये उधर जाएगा जब, तो इसके ऊपर आ जाएगा इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि अगर आपको दोनों कंपोनेंट्स गिवन हो, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो फिर आप वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर फाइंड करने के लिए सिंपल सा आपने काम करना है कि आपने पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करके आपने ए का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है वेक्टर का। उसके बाद आपने उन दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं ए वाई ओवर ए एक्स, उनको इस्तेमाल करते हुए आपने थीटा फाइंड कर लेना है टेंजेंट वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास जो कंसेप्ट्स हैं ये अब क्लियर हो गए। तो देखें यहाँ पे हमने अब 3 चीज़ें सीखी इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमने किस तरह से किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी किस तरह से हमने एक एरो की हेल्प से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। एरो की जो लंबाई है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगी, एरो का जो हेड है वो मैग्नीट्यूड की बजाय डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, यानी कि लंबाई मैग्नीट्यूड और जो हेड है वो हमें एरो की डायरेक्शन बताएगा। उसके बाद दूसरा हमने जो टॉपिक देखा वो ये है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। यहाँ पे हमने ये देखा कि मैं अगर एक वेक्टर गिवन हो तो फिर उसके हम कंपोनेंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 फार्मूलाज देखे। एक ये फार्मूला है कि अगर हमें वेक्टर पता हो, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड देखें, जब वेक्टर पता होगा तो उसका मैग्नीट्यूड और एंगल भी तो पता होगा ना, तो उसका मैग्नीट्यूड और एंगल इस्तेमाल करके आप ए एक्स कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं, ए वाई कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। ये सीखा। तीसरे टॉपिक में हमने ये सीखा कि अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो तो उसके बाद उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स अगर आ जाए तो उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, और जो एंगल होगा जो वेक्टर ए बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, हम वो एंगल थीटा भी वेक्टर का बता सकते हैं। इन अदर वर्ड्स जो पूरे का पूरा वेक्टर है वही वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह हमारे पास जो एग्जाम्पल 2.1 है इसको सॉल्व करेंगे।